हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एंशिएंट लव पोइट्री का पार्ट 31 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि चिंगमू हाउजी सोल टावर के गार्डियन के पास होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था जिंग यांग के हमले की वजह से। तो वो लोग उसे ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन वो कह देता है कि अब मेरा बचना नामुमकिन है और वो हाउजी से माफ़ी मांगता है उसकी गलतियों के लिए। और फिर उसकी सोल वहीं पर डिसअपियर हो जाती है और जिस पे आउची बहुत दुखी होती है और चिंगमू उसे अपना सहारा देता है कि नहीं, तुम इतनी उदास मत हो। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जिंग यान फेंगरेन से मिलने के लिए जाता है और फेंगरेन उससे कहती है कि तुम इस चीज़ को पे अपने आप को दोष मत देना क्योंकि जिंग यान ने ये सब किया। जिस पे वो तभी उससे कहती है कि हम दोनों एक साथ मिलके हर चीज़ को फेस कर लेंगे। जिस पे जिंग जियान कहता है कि नहीं, मैं आज से बाद अगर हम दोनों कभी मिलेंगे तो हम दोनों सिर्फ दोस्त के हैसियत से मिलेंगे। जिसकी वजह से फेंगरेन के दिल पे बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग अपने चेहरे पे नहीं आने देती और उसकी बात मान के वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा दुखी होती है और हम लोग देखते हैं कि दूसरी तरफ चिंगमू और आउची अपनी वेडिंग की फर्स्ट नाइट को स्पेंड करने के लिए एक रिवर के पास जाते हैं और उसमें एक बोट के अंदर होते हैं जिसमें वो दोनों पहले अपने ड्रिंक करते हैं। जिसकी वजह से तभी वो दोनों आपस में प्रॉमिस करते हैं और आउची चिंगमू को कहती है कि तुम 100 साल बाद माउंटेन के गेट पे मुझे वापस लेने के लिए आओगे। जिस पे वो कहता है कि हाँ। और फिर वो दोनों आपस में किस करते हैं और उसके बाद तभी हम देखते हैं कि अगले दिन चिंगमू आउची को हिडन माउंटेन के बैरियर के पास छोड़ने के लिए जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और हाउची चिंगमू को गुड बाय किस देती है और फिर वो वहाँ से अंदर चली जाती है। और फिर तभी हम लोग चिंगमू बाहर खड़ा होकर बहुत रो रहा होता है और कह रहा होता है कि हो सकता है कि मेरी तुम्हारे साथ आखिरी मीटिंग हो, क्योंकि तब तक क्या पता 100 साल के अंदर मास्टर बायजू जाग जाए और मेरी कॉन्शियसनेस सारी चली जाए। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि आउची उस हिडन प्लेस के अंदर होती है और वो जब वहाँ पे आगे बढ़ रही होती है तो वहाँ पे एक हट को देखती है और वो सोचती है कि तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी माउंट लुकआउट पे थी। और तभी वहाँ पे तिएनजी आ जाता है और वो कहता है कि ये हट मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है। जिस पे उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिस पे वो कहता है कि भले ही तुम चिंगमू की वाइफ हो, लेकिन मैं तुम्हारी यहाँ पे रक्षा करने के लिए रुका हुआ हूँ। और तभी जिस पे आउची उसे परमिशन दे देती है और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि चिंगमू जाके जिंग जियान से जाके मिलता है और उसे बताता है कि जब मैं आउची को छोड़ने के लिए गया था तब उसने मुझे कहा था कि जिंग जियान को जिंग यांग को मारने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो कि उस स्टार टावर के प्रोटेक्टर भी अब मर चुके हैं और हमें कोई चाहिए जो उसकी प्रोटेक्शन कर सके। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उस स्टार टावर की प्रोटेक्शन के लिए जिंग यान को वहाँ पे भेजो। जिस पे जिंग यान बात मान जाता है और फिर जिंग जियान चिंगमू को बताता है कि मैं तुम्हारे साथ इन सभी इविल्स लोगों को ख़त्म करने के लिए जाना चाहता हूँ। जिस पे वो उसे मना कर देता है। वो कहता है कि इस एम्परर को तुम्हारी अभी सहायता की ज़रूरत है और वो उसे उनके पास भेज देता है और वो खुद उन सभी ईविल से लड़ने के लिए चला जाता है। और वो उससे जाने से पहले फैंगरेन से मिलने के लिए भी कह के जाता है। जिसके बाद वो चेंजिंग पैलेस के गेट के बाहर जाकर खड़ा होता है, लेकिन वो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर चला जाए। और तभी वहाँ से फैंगरेन का एक आदमी उसे देख लेता है, जिस पे वो वहाँ से भाग के जाता है और जाकर फैंगरेन को बताता है कि हिज प्रिंस वहाँ पे खड़े हुए हैं। जिस पे फैंगरेन उससे मिलने के लिए नहीं जाती क्योंकि वो उससे बहुत गुस्से में होती है। लेकिन तभी वहाँ पे फैंगरेन से मिलने के लिए गुजून आता है और वो उसे समझाता है कि जिंगजियान बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया, क्योंकि उस दिन जिंग यांग ने तुम्हारे बारे में ये सब कुछ कहा था और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो। जिस पे फैंगरेन भी उसकी बातें समझ जाती हैं क्योंकि वो भी जिंग जियान को बहुत पसंद करती है। और फिर तभी हम उसके बाद देखते हैं कि चिंगमू अकेला ही उन सभी इविल एनर्जी से लड़ रहा होता है और जिंग जाओ भी उसे ये सब करते हुए देख रही होती है और वो भी उसकी हेल्प कर देती है। जिस पे चिंगमू भी उसे नोटिस करता है पर वो उससे डिस्टेंस बना के रखता है और उसे मना कर देता है कि मैं सिर्फ हाउची का ही हूँ। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये सब होते होते 2 साल बीत जाते हैं और चिंगमू और हाउची आपस में चिंगमू की फ्लाइंग डोल की वजह से आपस में बात करते हैं और एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करते हैं। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि चिंगमू
किंग बाई की बेटी को भी ट्रेनिंग दे रहा होता है, वो भी उसे लड़ने के सारे पैतरे सिखा रहा होता है। फिर तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लॉर्ड दोंगवा मोगैंग से जाके मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस पूरी दुनिया में ईविल फोर्स कुछ ज़्यादा बढ़ने लगी है और उनकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोर्टल्स और डीमंस की मौत होने लग रही है। और वो उन्हें बताता है कि मुझे लगता है कि इसमें प्रिंस जिंग यांग का भी हाथ है, जिस पे मोगैंग गुस्सा में आ जाता है और वो अपनी पूरी आर्मी को इन्फोर्समेंट कर देता है कि हमें इस ईविल फोर्स को रोकना होगा ताकि फिर से वो वापस ना हो जो गॉड रेन के साथ हुआ था। और वो कहता है कि भले ये चाहे मेरा बेटा जिंग यांग ही क्यों ना हो, मैं उस पर ज़रा सी भी मर्सी नहीं करूँगा। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि वैंग जिंगजियान से कहता है कि चूंकि अब तुम्हारी मोम यहाँ पे नहीं है, वो नीदर वर्ल्ड में जा चुकी है, इसलिए फैंग क्लैन की अथॉरिटी अभी किसी के पास नहीं है। इसलिए वो उसे कहता है कि तुम एक फिनिक्स हो, इसलिए तुम्हें फैंग क्लैन का एल्डर बनने के लिए वहाँ पे फैंग क्लैन के पावर को लेना होगा जाके, जिस पे वो उनकी बात मान के जिंगजैन वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे नीदर वर्ल्ड में वुएन अपनी इमोर्टिलिटी को कल्टीवेट कर रही होती है उन सभी विल पावर्स की वजह से। और फिर तभी उसकी सर्वेंट फैनरू वहाँ पे आती है और उन्हें बताती है कि प्रिंस जिंगजियान वहाँ पे फैंग क्लैन में चले गए हैं और वहाँ से वो एल्डर बनने की पोजीशन पे गई हैं, जिस पे वो उसे अपनी एक इविल पावर का एक छोटा सा सूत्र देती है, जिससे वो उसे कहती है कि तुम जितनी हो सके फैंग क्लैन में इविल एनर्जी को फैला दो और वहाँ से जितना हो सके उतनी इविल पावर को मेरे इस से कल्टीवेट करना, जिसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगी। और उसकी बात मान के वो वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि आउची और तिएनची वहाँ पे बैठ के लंच कर रहे होते हैं, लेकिन तभी आउची की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। टिएनजी उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहता है कि क्या खाने में कुछ ज़्यादा नमक है, जिस पे वो कहती है कि नहीं, लेकिन उसे तभी फिर वो मीटिंग होनी शुरू हो जाती है, जिस पे टिएनजी उसे चेक करता है और उसे पता लगता है कि हाउची तो प्रेग्नेंट है, जिसकी बात सुन के हाउची बहुत खुश हो जाती है और वो ये सोचती है कि वो ये बात चिंगमू को खुद जाके बताएगी। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि चिंगमू वहाँ पे हर एक ईविल एनर्जी को ख़त्म करना चाहता है और हम देखते हैं कि फैंगरेन और जिंगजियान दोनों ही एक लीडिंग के तौर पे फैंग क्लैन में आए हुए होते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे तो बहुत सारे लोगों का कत्ल हो चुका होता है और वो तभी वहाँ से उनसे बचते हुए जाते हैं और हम देखते हैं कि वो जाके चिंगमू से जाके मिल जाते हैं, जिस पे चिंगमू जिंगजियान को कहता है कि तुम्हारे साथ है ये फैंग रैन नहीं हो सकती। और तभी जिंगजियान पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पे वो उसे बताता है कि मैंने अभी अभी एक मर्डरर को देखा था जिसके पास ईविल पावर थी और उसने फैंग रैन जैसे ही दिखता था वो। और वो कहता है कि तुम इसके जाल में मत फंसना, जिस पे जिंगजियान उसे कहता है कि ये असली फैंग रैन है, जिस पे वो उससे एक सवाल पूछता है जो कि उसने उसकी वेडिंग के दौरान पूछा था, जिस पे फैंग रैन उसे उस सवाल का सही जवाब दे देती है और उसे पता लग जाता है कि असली फैंग रैन है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे इविल एनर्जी को ढूंढने लगते हैं और चिंगमू ने बताता है कि मैं यहाँ पे जिंगजाओ के साथ आया था क्योंकि उसे यहाँ पे कुछ इविल फोर्स मिली थी। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि वो सब लोग वहाँ से अलग अलग होकर उस इविल फोर्स को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन तभी वो इविल फोर्स उन सभी पे अटैक करने लग जाते हैं, जिस पे फैंगरेन और जिंगजियान दोनों उसके कब्जे में आ जाते हैं और चिंगमू उसके जाल में फंस जाता है और वो उससे बच नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी वहाँ पे वही स्पिरिचुअल टावर वहाँ पे आ जाता है और उसमें से बाइशुएन बाहर आ जाता है और वो उन सभी इविल फोर्स को ख़त्म कर देता है और बाइजू की पूरी कॉन्शियसनेस चिंगमू के अंदर चली जाती है और बाइजू चिंगमू की कॉन्शियसनेस पे अपना कब्जा करने लगता है, जिस पे चिंगमू बहुत रोने लगता है और उसे हाउची के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि चिंगमू के ऊपर पूरी तरीके से बाइजू अपना ही कंट्रोल कर लेता है, लेकिन वो उस पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल नहीं कर पाता और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि हाउची और टिएनची आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो साथ में डिनर भी कर रहे होते हैं, जिस पे आउची उससे गॉड रियल्म के बारे में सवाल पूछती है और सभी चारों ट्रू गॉड के बारे में पूछती है, जिस पे टिएनची उसे सारी बात बताने लगता है कि कैसे कैसे वो सब थे और वो कैसे सब इतने थे और किस तरीके से पूरा गॉड रियल्म तबाह हो चुका था। और यही सब वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि और वहाँ पे वुहेन को भी पता लग जाता है कि बाइजू जाग चुका है। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जिंगजियान और फैंगरेन वो दोनों भी उन इविल स्पिरिट्स के
प्रभाव से बच जाते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों एक जगह पे लेटे हुए होते हैं। लेकिन तभी जिंगजियान को होश आ जाता है और वो फैंगरेन के पास जाता है उसे होश में लाने के लिए, लेकिन वो होश में नहीं आती और वो तभी देखता है कि वो तो वहाँ पे उन दोनों एल्डर पावर्स के पास पहुँच गया है, जिस पे वो जाके उन पावर्स को अपनी तरफ लेने की कोशिश करता है। और इसी वक्त उसे पता लग जाता है कि फैंगरेन पूरे फैन क्लैन के एम्परर ब्लड लाइन से बिलोंग करती है, जिस पे वो देख के बहुत हैरान हो जाता है। उनके मूगैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ट्रू गॉड बाइजू आखिरकार मिल गए और वो वहाँ से सभी मॉर्टल्स को लेके चेंजिंग पैलेस के लिए निकल जाता है। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि वो सभी लोग चेंजिंग पैलेस जिंगजाओ चिंगमू को लेके चेंजिंग पैलेस में चली जाती हैं और वहाँ पे जाके गुजुन को पता लगता है कि चिंगमू की कॉन्शियसनेस वापस आ चुकी है, वो ट्रू गॉड बाइजू बन चुका है। और वो तभी वहाँ पे उस हट के अंदर जाता है और जाके देखता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। वो जिंगजाओ से पूछता है, जिस पे जिंगजाओ बताती है कि जब मैं होश में आई थी तब मैंने देखा था कि चिंगमू वहाँ पे थोड़ा सा उसके सर में पेन हो रहा था, जिसकी वजह से वो उसे यहाँ पे लेके चली आई। कि उस हट में पहुँच जाते हैं और तभी गुजुन और फैंगरेन वो सभी उन सभी को अंदर जाने से रोकते हैं कि नहीं, तुम लोग अभी अंदर नहीं जा सकते। लेकिन तभी बाइजू मूगैंग को अंदर बुलाता है, जिस पे वो दो उसके पास अंदर चले जाते हैं और वो दोनों आपस में कुछ बात करते हैं जो कि हमें यहाँ पे नहीं बताई जाती। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि हेवनली पैलेस में मीटिंग होने लगती है और बाइजू मूगैंग के यानी कि हेवनली पैलेस के सिंहासन पे बैठा हुआ होता है और वहाँ पे फैंगरेन को लाया जाता है एज प्रिजनर बना के। और तभी जिंगजाओ फैंगरेन पे इल्ज़ाम लगाती है कि ये एक डेविल है, इसने डीमंस के साथ हाथ मिला लिया और ये सभी मॉर्टल्स और डीमंस को मार रही होती है। जिस पे तभी बाइजू भी उससे पूछता है कि क्या ये बात सच है, जिस पे वो कहती है कि मैं ये बात तुम्हें नहीं बताना चाहती क्योंकि चिंगमू मेरे बारे में अच्छी तरीके से जानता है और मुझे किसी को भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पे चिंगमू उसे कुछ सज़ा तो नहीं देता पर उसे वो कुछ दिनों के लिए प्रिजन में रखने की सज़ा दे देता है, जिस पे जिंगजियान उसको अपोज करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे अपोज नहीं कर पाता। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि जिस पे गुजुन भी उसे अपोज करता है कि मास्टर फैंगरेन चेंजिंग पैलेस के साथ बहुत लॉयल रही है, आपको उसे ऐसी सज़ा नहीं देनी चाहिए। जिस पे वो उसे थोड़ा उस पर दया आ जाती है और वो उसे जेल में नहीं बल्कि उसे रस्सियों से बंधवाने की सज़ा दे देता है कि इसे कुछ दिनों के लिए एक जगह पे बांध कर रखो और उसे कुछ खाने पीने के लिए मत देना। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि मूगैंग और बाइजू एक जगह पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, जिस पे बाइजू मूगैंग को कह रहा होता है कि फैंगरेन की इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे पता है कि फैंगरेन कोई डीवल उसके अंदर नहीं है, उसके पास कोई डिमोनिक पावर नहीं है। और वो उससे बात कर रहा होता है कि इन 60,000 सालों में आखिर यहाँ पे क्या क्या हो गया और वो वुहेन के बारे में पूछता है, जिस पे वो मूगैंग उन्हें बताता है कि वुहेन अभी नीदर वर्ल्ड में गई है क्योंकि उसने कुछ गलत क्राइम किया था। जिस पे वो कहता है कि सेंग्यू ने उसे फैंग क्लैन की एम्परर बनाया था क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा लॉयल थी और वो अब ये सब कर रही है, जिस पे वो उसके फैमिली मैटर में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और फिर वो उससे कुछ ऐसी बात करके वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो उससे जाके जिंगजियान भी मिलता है और जिंगजियान उससे कह रहा होता है कि आप प्लीज़ फैंगरेन को छोड़ दीजिए। जिस पे वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारा चिंगमू के साथ क्या रिश्ता था और तुम चिंगमू के क्या थे और तुम दोनों इतने करीब कैसे आए, लेकिन मैं अब एक बाइजू हूँ, मैं तुम्हारे किसी भी रिक्वेस्ट पे इस तरीके से नहीं मान सकता क्योंकि ये पूरे तीनों रेलम की सेफ्टी का सवाल है। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि वो हैन की दोस्त यानी कि उसकी सर्वेंट फैन हुआ है उसे बताती है कि मास्टर बाइजू ने पूरे हेवनली एम्परर की पूरी हेवनली पैलेस पे कब्जा कर लिया है और वो उन सभी को अपने अनुसार चला रहे होते हैं। जिस पे वो एन कहती है कि मेरी पावर अब सभी ट्रू गॉड के बराबर हो चुकी है, मैं उन सभी से अच्छी तरीके से लड़ सकती हूँ। और वो कहती है कि अब वक्त है और वो उसे कहती है कि तुम्हें अब पूरे फैंग क्लैन को ख़त्म करना होगा। और वो कहते हैं तुम इसमें जिंग यांग की भी मदद ले सकती हो और फैंगरेन को और भी ज़्यादा फंसाओ इस चीज़ में जिससे वो वहाँ से कभी भी ना निकल पाए। और हम तभी देखते हैं कि तरफ जिंगजियान फैंगरेन को बचाने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि फैंगरेन की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिस पे वो फैंगरेन को वहाँ से उन रस्सियों से उसे हटा देता है। जिस पे वहाँ पे वो सभी गार्ड आ जाते हैं और वो उन सभी गार्ड को रोक रहा होता है और वो फैंगरेन को वहाँ से भेज देता है। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि तिएनजी को भी ये बात पता लग जाती है कि
बायजू जाग चुका है और तब हम देखते हैं कि वो आउची की बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है, उसकी तरह उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पे एक बाहर से बैटल की आवाज़ आने लगती है, जिसपे वो हाउची और तिएनची बाहर जाके बैरियर के पास देखते हैं, तो देखते हैं वहाँ पे तो फैंगरेन है और वहाँ के सभी हेवनली गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोक रहे होते हैं, जिसपे वो दोनों बाहर आते हैं और उन सभी गार्ड्स को वहाँ से भेज देते हैं और फैंगरेन को अंदर ले लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी होती है। और फैंगरेन होची को बताती है कि चिंगमू अपनी सारी कॉन्शियसनेस भूल चुका है और वो अब मास्टर बायजू बन चुका है, जिस पे होची से कहती है कि आखिरकार वो दिन आ ही गया। और फिर यहीं पे हमारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस।